नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। भारत यूएई के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने समेत दूसरे आपसी हितों के मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर इजराइल का भीषण हमला, 16 की मौत, 30 घायल। इजरायली सेना ने नहीं की कोई टिप्पणी। ईरान ने बताया आपराधिक हमला। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर कब्जा करने का किया दावा। ईयू ने कहा रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मुहैया कराने की पुख्ता जानकारी। पुष्टि होने पर नई प्रतिबंधों की चेतावनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहली भारत जीसीसी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में लिया हिस्सा। खाड़ी सहयोग परिषद और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के महत्व को किया रेखांकित। वियतनाम में तूफान यागी ने मचाई भीषण तबाही, 60 की मौत, करीब 250 घायल। पानी में समा गए कई पुल और कारखाने। उत्तरी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर। और सबसे पहले रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस इस समय भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों नेताओं की शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 5 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कल मुंबई में व्यापारिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की। इस बातचीत में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें बाराकाह परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इस दौरान आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बीच दीर्घकालीन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ। इसके साथ ही ADNOC और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन, ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता, भारत में फूड पार्क के विकास पर गुजरात सरकार और आबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC ADQ के बीच समझौता किया गया। दोपहर में राष्ट्रपति भवन में आबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की। क्राउन प्रिंस ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गौरतलब है कि भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की यात्रा से भारत यूएई द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और नए उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की नई संभावनाएं पैदा होंगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत और यूएई एक बहुआयामी संबंध साझा करते हैं जिसमें स्थिरता साझेदारी एक प्रमुख स्तंभ है। इस विशेष बंधन को नई दिल्ली के राजघाट पर संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं द्वारा वृक्षारोपण की अनूठी परंपरा के माध्यम से भी उजागर किया गया है। 1992 में संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान बिन अल नहयान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अमलतास का पौधा लगाया था। 2016 में उनके बेटे यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मौलश्री का पौधा लगाकर इस परंपरा को जारी रखा और आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस विरासत को और मजबूत बनाते हुए अमलतास का पौधारोपण किया। ये पहली बार है कि राजघाट पर एक ही देश के नेताओं की 3 पीढ़ियों ने महात्मा गांधी की विरासत का सम्मान करते हुए पौधारोपण किया है और ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे और बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। खाड़ी सहयोग परिषद की 161वीं बैठक मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। बैठक की अध्यक्षता कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने की। बैठक में जीसीसी के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जीसीसी परिषद की बैठक के साथ साथ भारत खाड़ी सहयोग परिषद, रूसी संघ और ब्राजील गणराज्य के बीच अलग अलग मंत्री स्तरीय चर्चाएं हुई। 7वीं जीसीसी रूस रणनीतिक वार्ता बैठक रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ आयोजित की गई, जबकि भारत जीसीसी की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की, साथ ही उन्हें और अधिक मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। जीसीसी की बैठक पिछले दिसंबर में दोहा में आयोजित 44वें शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में कई रिपोर्टों पर चर्चा की गई। Our deeper collaboration will help in stabilizing markets, driving innovation, and enhancing energy security. Our partnership in the areas of renewables, technology and innovation, health, space, education can also help realize our respective national goals. और सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा कि सीरिया के पश्चिमी हिस्से पर भीषण हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि भीषण हमला इजराइल ने किया है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान ने सीरिया पर हुए हमले को आपराधिक कृत्य बताया है। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने वेस्ट बैंक में इजरायली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। गाजा और लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया के कुछ इलाकों में बड़ी कार्रवाई की है। सीरिया के सरकारी मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में रात भर में इजरायली हवाई हमलों में 16 लोगों की जान चली गई है, जबकि 36 लोग घायल हुए हैं। सीरिया ने कुछ मिसाइलों को मार गिराने का भी दावा किया है। अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास परिसर पर हमले के बाद ये सीरिया में इजराइल का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 2 खुफिया सूत्रों ने बताया कि भूमध्य सागरीय तट के पास हमा प्रांत में मस्याफ के पास स्थित सैन्य अनुसंधान केंद्र पर कई बार हमले किए गए। ये रासायनिक हथियार उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। माना जा रहा है कि हथियार उत्पादन में शामिल ईरानी सैन्य विशेषज्ञों की एक टीम का घर है। सीरिया ने हमले में घायल लोगों के इलाज के दौरान का एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे आपराधिक कृत्य बताया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने गाजा में जारी युद्ध को समाप्त करने को प्राथमिकता बताते हुए देशों से इस दिशा में काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में इजराइल के व्यापक अभियान से पहले से ही वहां की विनाशकारी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। उन्होंने वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा की। इजराइल की सेना ने 28 अगस्त को उत्तरी वेस्ट बैंक के कई शहरों और शरणार्थी शिविरों पर एक साथ छापेमारी की थी। इजराइल ने अभियान में हमास और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। यूएनएचआरसी प्रमुख ने पश्चिमी तट में इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। देश को न तो इस स्थिति में और न ही किसी अन्य स्थिति में सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी निर्णयों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून की घोर अवहेलना को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
deriving from इस बीच उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती शहर नाहरा में एक इमारत से सीधे एक प्रोजेक्टाइल टकरा गया। ये ऑब्जेक्ट लेबनान की ओर से हमले की चेतावनी के बाद बजे सायरन के बाद टकराया। इजरायली सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और जमीन पर गिरे छर्रे और अन्य धातु के टुकड़ों को अपने साथ ले गए। इजरायली मीडिया ने बताया कि लेबनान की ओर से दागी गई यूएवी इमारत से टकराई। इजरायली सेना के एक बयान में कहा गया है कि लेबनान से इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 2 संदिग्ध हवाई लक्ष्यों की पहचान की गई थी। इस बीच जॉर्डन के आंतरिक मंत्रालय ने वेस्ट बैंक में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान अपने नागरिक के रूप में की है। उसकी घटनास्थल पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार को जॉर्डन सीमा पर हमलावर ने इजरायली गार्डों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। पश्चिमी तट में जॉर्डन और इजराइल के बीच सभी जमीनी रास्तों को फिलहाल अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है। और वियतनाम में तूफान यागी ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान यागी के कारण वियतनाम के कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली हैं। कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है, कई लापता बताए जा रहे हैं। तूफान यागी की वजह से वियतनाम में दूरसंचार से लेकर परिवहन, बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। 30 लाख से अधिक लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। चीन और फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद वियतनाम के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचे यागी तूफान ने सोमवार सुबह तक जमकर कहर बरपाया है। 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए सुपर टाइफून यागी के कारण वियतनाम में भूस्खलन और बाढ़ से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यागी तूफान से अब तक 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और करीब 22 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इस बीच प्रभावित लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। बता दें कि यागी तूफान उत्तरी वियतनाम में 30 सालों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है, जिसके कहर से कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए, कई इमारतें और घर पानी में जलमग्न हो गए, तो वहीं परिवहन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। यागी तूफान के कारण उत्तरी वियतनाम के पहाड़ी हुआ बिन्ह प्रांत में भारी बारिश के दौरान एक घर पर पहाड़ का मलबा गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि काओ बांग प्रांत में भूस्खलन के कारण 20 लोगों को ले जा रही एक यात्री बस बाढ़ के पानी में बह गई। शक्तिशाली तूफान यागी के कारण उत्तरी फूथो प्रांत में लाल नदी के ऊपर बना फोंग चाओ पुल पानी में बह गया। तूफान से 3,300 घरों और 1,20,000 हेक्टेयर से अधिक फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण उत्तरी वियतनाम में लाखों घरों की बिजली बाधित रही। बिजली सेवाएं ठप रहने से 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो वहीं इस कारण सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियों और कारखानों में काम बाधित रहने से लाखों का नुकसान हुआ है। तूफान के कारण हजारों पेड़ गिरने से दूरसंचार और परिवहन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए 2400 परिवारों को ऊंचे स्थानों पर भेज दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक वियतनाम के उत्तर में 17 शहरों और प्रांतों में अभी भी 130 स्थानों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। तूफान और बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास उप मंत्री गुयेन होआंग हीप ने कई जलाशयों से पानी छोड़ने का आदेश दिया। गौरतलब हो कि वियतनाम से टकराने से पहले यागी ने दक्षिणी चीन और फिलीपींस में तबाही मचाई थी, जिससे 24 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं यूरोप की ओर। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। 2.5 साल से भी अधिक समय से जारी युद्ध में रूस पूर्वी यूक्रेन में लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है।
इस बीच यूक्रेन ने डोनेट्स के एक गांव पर नियंत्रण करने का दावा किया है। यह गांव यूक्रेन लॉजिस्टिक हब प्रोवोस का लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा रूस ने खार्किव में यूक्रेन के कमांड पोस्ट को ध्वस्त करने का दावा किया है। इस सबके बीच स्वीडन ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। एक तरफ रूस कीव समेत दूसरे हिस्सों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी यूक्रेन में युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर बढ़त बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब प्रोक्वियस के लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव मेमरिक पर कब्जा करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैनिकों का मध्य समूह इस गांव को मुक्त कराने में सफल रहा है। यूक्रेन के आपूर्ति मार्गों को बंद करने के उद्देश्य से रूस कई हफ्तों से पोक्रोस्क की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय ने खार्किव में एक यूक्रेनी कमांड पोस्ट को निशाना बनाने का भी दावा किया है। इस हमले में रूस ने 80 सैनिकों के साथ साथ उपकरण की 8 इकाइयों को भी ध्वस्त करने की बात कही है। उधर यूक्रेन ने रूस की ओर से दागी गई 3 मिसाइलों में से 2 को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही कई ड्रोन को निष्क्रिय करने की भी बात कही है। युद्ध के शुरू होने के बाद से ही ईरानी ड्रोन शायद यूक्रेन में तबाही मचाए हुए है। इस बीच यूरोपीय संघ ने कहा है कि सहयोगियों से मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति की है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर इसकी पुष्टि होती है तो ईरान पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिकी अखबार में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने यूरोपीय सहयोगियों को बताया है कि ईरान ने रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपी हैं। हालांकि ईरान ने इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। वहीं क्रेमलिन ने रिपोर्ट को खारिज किए बिना कहा कि ईरान रूस का साझेदार है और दोनों देश सभी क्षेत्रों में संवाद बढ़ा रहे हैं। हम सबसे संवेदनशील क्षेत्रों सहित सभी संभावित क्षेत्रों में अपना सहयोग और संवाद विकसित कर रहे हैं और हम लोगों या दोनों देशों के हित में ऐसा करना जारी रखेंगे। इस बीच स्वीडन ने यूक्रेन को नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। स्वीडन की ओर से ये 17वां सहायता पैकेज है। इसके तहत 433 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता यूक्रेन को भेजी जाएगी। सेना के वाहनों के लिए गोला बारूद खरीदने के साथ भविष्य में ग्रिपेन लड़ाकू विमान की तकनीक मुहैया कराई जाएगी। हालांकि इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच लातविया ने दावा किया है कि उसके देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक रूसी सैन्य ड्रोन विस्फोटक ले जा रहा था। माना जा रहा है कि ये यूक्रेन को निशाना बनाने वाला था, लेकिन लातविया के हवाई क्षेत्र में भटक गया। लातविया में जो ड्रोन उतरा वो ईरान के शाहिद से मिलता जुलता है। इस बीच रोमानिया ने भी यूक्रेनी सीमा से लगे एक गांव में रूसी ड्रोन के टुकड़े मिलने का दावा किया है। हमने घटना के क्षेत्र में सबूत एकत्र किए हैं, ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है और अब सभी विवरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी का कहना है कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को तब तक फिर से शुरू नहीं किया जाएगा जब तक आसपास लड़ाई का खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि प्लांट के रिएक्टर नियमित विस्फोट, ड्रोन हमले, गोलीबारी के कारण बंद हैं। इसके अलावा बाहर से बिजली की आपूर्ति में बार बार बाधा से परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। मैक्सिको में न्यायिक सुधार प्रस्ताव को लेकर छिड़ी बहस अब भी बरकरार है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं इसकी आंच अब अमेरिका में भी देखी जा सकती है। विपक्ष ने न्यायिक सुधार प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। एक और जहां संसद के निचले सदन से बिल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस बिल को उच्च सदन सीनेट से पास कराना राष्ट्रपति ओब्रेडोर के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। मेक्सिको में राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर के न्यायिक सुधार प्रस्ताव पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन न्यायिक सुधार पर देश में छिड़ी बहस के बीच इससे संबंधित विधेयक को पहले संसद के निचले सदन, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, फिर सीनेट के आयोग से भी हरी झंडी मिल गई है। अब इसे उच्च सदन सीनेट से पास कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ओब्रेडोर की पार्टी के पास इस बिल को पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़े नहीं है।
1 अक्टूबर को राष्ट्रपति लोपेज की जगह लेने वाली क्लाउडिया शीनबाम ने भी इस न्यायिक सुधार प्रस्ताव का समर्थन किया है। मेक्सिको के इस कदम ने अमेरिका के साथ राजनयिक तनाव बढ़ाने के साथ बाजार पर भी असर देखा जा रहा है। ये बात सही है कि भ्रष्टाचार और निष्पक्षता के मामले हैं, लेकिन जो उस सुधार राष्ट्रपति ने पेश किए हैं उससे मामले का हल निकालना संभव नहीं है। आइए जानते हैं कि वो कौन से प्रस्ताव हैं जिससे मेक्सिको में इतना तनाव देखा जा रहा है। राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अन्य न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को लोकप्रिय वोट से चयन किया जाए। उम्मीदवार का नाम कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं द्वारा तय किए जाएंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति नामित करता है और सीनेट मंजूरी देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 11 से घटाकर 9 किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही उनके कार्यकाल को भी कम किया जा रहा है। न्यायाधीशों की निगरानी के लिए एक नई संस्था का गठन किया जाएगा। न्यायाधीशों को सीधे जनता द्वारा चुने जाने की ये प्रणाली बोलिविया से मिलती जुलती है। वहीं विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि इन सुधारों से न्याय प्रणाली का राजनीतिकरण का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा मानवाधिकार संगठन भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि सीनेट में सत्तारूढ़ दल को बहुमत नहीं है, इसलिए विधेयक के पास होने पर अभी भी संशय बरकरार है। 43 विपक्षी सांसदों ने विबल के खिलाफ मतदान करने का खुले रूप से वादा किया है, तो यह स्पष्ट है कि सत्ता पार्टी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेक्सिको में अमेरिकी राजदूत केन सालाजार ने चेतावनी दी है कि इन बदलावों से पड़ोसी देशों के बीच व्यापार संबंध खतरे में पड़ जाएगा। वो इन सुधारों को मेक्सिको के लोकतंत्र प्रक्रिया के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष नोर्मा पिना ने सांसदों से किसी भी बदलाव का समर्थन करने से पहले न्यायाधीशों के प्रस्ताव को सुनने का आह्वान किया है। कई निवेश फर्मों ने चेतावनी दी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संघर्ष के समाधान पर असर पड़ेगा। लोपेज ओब्राडोर के करीबी सहयोगी शीनबाम ने 2 जून को हुए चुनाव में बड़ी जीत के बाद से मैक्सिकन पैसों में डॉलर के मुकाबले लगभग 16% की गिरावट आई है। तो न्यायिक सुधारों को लेकर मेक्सिको और अमेरिका में बढ़ रहा है तनाव। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की ओर।